गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो रामबाण जगह है इन जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर हमें बादल फटने यानी कि क्लाउड बर्स्ट की घटना देखने को मिली। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको फ्लैश फ्लड्स देखने को मिले, जिस वजह से लैंड स्लिप्स हुए एंड बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर घटना के अंदर फंस गए। अब सरकार के एफर्ट्स के द्वारा काफ़ी सारे लोगों को रेस्क्यू तो कर लिया गया, पर अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम 5 लोग ऐसे हैं जो इसमें फंसे हुए हैं। अब सरकार कोशिश कर रही है, पर सरकार ने अभी तक फाइनल आंकड़ा यहाँ पे इंजर्ड का नहीं दिया है। तो उम्मीद यही है कि सरकार बहुत जल्दी अपने एफर्ट्स के माध्यम से लोगों को रेस्क्यू करवा देगी एंड अकॉर्डिंगली उनकी जान बचाई जा पाएगी। जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने भी यही कहा है कि इससे बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है, प्रॉपर्टी का भी एंड लोगों का भी। तो उम्मीद यही है कि जल्दी से रेस्क्यू करके हम वापस के जो रिलीफ एफर्ट्स हैं उनकी तरफ काम बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, डेट है आज की 21 अप्रैल 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, आज 21 अप्रैल को ना हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में, राइट। तो आप सबको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसका कारण पता क्या है? दरअसल में अगर हम चलते हैं 21 अप्रैल 1947 को, तो उस समय मेटकाफ हाउस न्यू दिल्ली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दी गई थी बाय नन अदर देन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर जो पहला बैच ऑफ आईएएस प्रोबेशनर्स था उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया यहाँ पे कहा था। एंड साथ ही साथ उन्होंने बताया था कि किस तरह से आईएएस ऑफिसर्स का इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर, उसको शेप करने के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने जा रहा है। तो ये जो आइकॉनिक स्पीच थी ना, ये 21 अप्रैल 1947 को ही दी गई थी। अब 2006 में हमने क्या डिसाइड किया कि यार ये जो 21 अप्रैल है ये बहुत ही खास दिन है, तो हम हर साल 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। एंड उस तरह से हम हर साल 21 अप्रैल को इस तरह से नेशनल सिविल सर्विस डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। एंड आप साथ में नोटिस कर भी पाओगे कि जो कहीं ना कहीं ऑफिसर्स बहुत अच्छा काम करते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सलेंस से भी नवाजा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया है इन द फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो सेरेमनी होती है ये विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर हर साल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मेहनती लोगों को यहाँ पे एक तरह से प्रोत्साहित भी किया जाता है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। पहला जो हमें टॉपिक अंडरस्टैंड करना है वो है ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, आप लोग ना भगवत गीता के बारे में जानते होंगे, डेफिनेटली इनके बारे में हर किसी को पता है। जब हम बात करते हैं भगवत गीता की, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ये महाभारत का आपको हिस्सा देखने को मिलती है। जो चैप्टर्स 23 से लेकर 40 हैं, यानी कि टोटल 18 चैप्टर्स आपको भगवत गीता को डेडिकेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना, जो भगवत गीता है उसमें और जो महाभारत का आपको भीष्म पर्व है, वहीं पर आपको गीता देखने को मिलेगी। दरअसल में भीष्म पर्व जो है ना, ये छठी बुक है आपकी महाभारत की। एंड ये जो छठी बुक है ये सारी चीजें कुरुक्षेत्र वॉर के बारे में बताती है। खासकर जो पहले 10 दिन थे युद्ध के, वो सारी डिटेल्स जो है ना वो भीष्म पर्व के अंदर ही है। एंड उसी में 18 चैप्टर आपको भगवत गीता के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर आप जानते होंगे कि फेमस जो लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन के बीच का डायलॉग है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, जहां पर अर्जुना को ये बताई जाती है कि किस तरह से कि आपका धर्म क्या है, साथ ही साथ कर्म करना, फल की चिंता मत करना, ये सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। अब भगवत गीता के अंदर आपको हिंदुज्म के अलावा, मतलब वैदिक जो चीजें हैं ही हैं, उसके अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म और साथ साथ चारवाक आइडियाज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा धर्म क्या है? धर्म का मतलब यहाँ पे रिलीजन के साथ नहीं है, धर्म का मतलब है हमारी ड्यूटी के साथ। इसके अलावा डिटैचमेंट, डिवोशन, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, ये अलग अलग थीम्स यहाँ पे बताई गई हैं। तो अगर आप टोटल नोटिस करोगे ना, तो भगवत गीता के अंदर 18 चैप्टर्स और 700 श्लोक आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज के समय भी डेफिनेटली एथिक्स को शेप अप करने के अंदर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को शेप अप करने के अंदर श्रीमद् भगवत गीता का बहुत ही पॉइंट रोल है। दूसरा जो हमें डिस्कशन करना है वो है नाट्य शास्त्र के रिगार्डिंग। नाट्य शास्त्र को दरअसल में भरत मुनि ने यहाँ पे ऑथर किया था एंड इसको नाट्य वेद के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि साइंस ऑफ ड्रामा एंड परफॉर्मेंस। अब नाट्य शास्त्र के अंदर ना ड्रामा यानी कि नाट्य, भाव यानी इमोशन, रस यानी कि एस्थेटिक्स,
अभिनय यानी परफॉर्मेंस, एंड संगीत यानी कि म्यूजिक। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो ये जो टेक्स्ट था ये 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास कोडिफाई इसको किया गया था। एंड आज के समय ना जो पुणे का भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। एंड इसमें भी 36,000 से ज़्यादा आपको वर्सेस देखने को मिल जाएंगी। एंड इसको गंधर्व वेद के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसका भी हमारे थिएटर के रिगार्डिंग, एस्थेटिक्स, पोइटिक्स, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है सर, ये बातें तो सब समझ आई भगवत गीता और नाट्यशास्त्र की इंपॉर्टेंस। अब ध्यान में रखना है ना कि एक यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है। बेसिकली ना दुनिया की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें लगता है कि हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। उसी के अंदर श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को इंस्क्राइब किया गया है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो दुनिया में ना कई बार जैसे युद्ध हो जाते हैं, कई बार निग्लेक्ट हो गया या नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसा हमारा डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज होता है जिनको हमें प्रिजर्व करना होता है। कल को ऐसा ना हो कि युद्ध के अंदर ये सब चीजें खत्म हो जाएं, क्योंकि यार ये पूरी दुनिया की धरोहर है। तो हम चाहते हैं भगवत गीता और नाट्यशास्त्र प्रिजर्व रहें। तो यूनेस्को ने ना 1992 के अंदर ऐसी ही एक लिस्ट बनानी स्टार्ट करी, एक रजिस्टर बनाना स्टार्ट किया, ताकि इंश्योर ये किया जाए कि दुनिया की जो डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है इसको हम प्रिजर्व कर पाएं एंड दुनिया को इसका एक्सेस दे पाएं। एंड इसी चीज के अंदर नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को इंस्क्राइब कर दिया गया है, ताकि इनको प्रिजर्व करने में कोई दिक्कत ना हो, लोगों के इनके बारे में अवेयरनेस इनकी रिगार्डिंग बढ़े। एंड साथ ही साथ इंश्योर ये किया जाए कि इन टेक्स्ट की, मैन्युस्क्रिप्ट्स की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व रह पाए। तो ये है यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, जिसमें अभी श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को ऐड किया गया है। अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि ये जो ऐड किया गया है ना, इसमें आइकोमॉस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जब मैं बात करता हूँ ना आइकोमॉस, तो ये फ्रांस बेस्ड आइकोमॉस दरअसल में एडवाइजरी बॉडी है टू यूनेस्को। ठीक है, इसमें आपकी एनजीओ, ये एक तरह की एनजीओ है, पर इस एनजीओ में एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स, लोकल अथॉरिटीज, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे मदद करते हैं चीज़ों को समझने के अंदर। तो आइकोमॉस जो है ना, इट इज़ नथिंग बट द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ठीक है, तो हर साल अप्रैल में हम वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ताकि दुनिया भर की हेरिटेज के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस हो पाए। तो इस बार 2025 में जो थीम है ना वो यही है, हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर ऑफ आइकोमॉस एक्शन। दरअसल में जो आइकोमॉस था ना वो 1965 में फॉर्म हुआ था, तो आइकोमॉस के 60 साल यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। तो हम एक इस मौके के ऊपर अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स यहाँ पे मिलकर कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी भगवत गीता और नाट्यशास्त्र और आइकोमॉस के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे सिविल सर्विस डे के मौके के ऊपर हमारे जो कोर्सेज के ऊपर ऑफर्स हैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। दोस्तों हमारे जो फाउंडेशन कोर्सेज है जैसे प्रहार, पिनिकल, संकल्प, डेफिनेटली ये सब आपको बहुत मदद करेंगे अपनी 2026 और 2027 की प्रेपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ डिग्री प्रोग्राम्स भी करना चाहते हैं तो वो सब ऑफर्स भी अवेलेबल हैं। एंड इसके अलावा अगर आप प्रारंभ 2028 के अंदर एनरोल करना चाहते हैं अलॉन्ग विद योर डिग्री प्रोग्राम, तो वो भी आप सिविल सर्विस डे के रूप के ऊपर जो ऑफर्स हैं उनके अंदर एनरोल डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने नंबर भी दिया हुआ है। एंड साथ ही साथ अगर ये जो सारे कोर्सेज हैं आप इनके अंदर एनरोल करना चाहते हैं, उनके सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं, तो वहां पर जाकर क्लिक करके आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, एंड दैट इज FIUIND। ठीक है, पहले मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि आखिर ये FIUIND है क्या। देखो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जो कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को हैंडल करती है। सस्पिशियस मतलब यार कई बार हमें लगता है ना कि यार कोई ऐसा पैसा हो सकता है जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा हो, राइट, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ऑफेंस किया हो उस पैसे के थ्रू। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को स्टडी करना होता है। डेटा के माध्यम से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि यार ये ट्रांजैक्शन हुई है, ये कुछ गड़बड़ लग रही है ट्रांजैक्शन, ये सही ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, कई बार कुछ पैसा हेर फेर किया जाता है इधर से, उनको हम बोलते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। तो ये सारा का सारा इंटेलिजेंस का काम देखना ये FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का ही यहाँ पे काम है। तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेररिज्म फाइनेंसिंग हो गया, उसको रोकने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है। 2004 के अंदर हमारी सरकार द्वारा इसको बनाया गया था। एंड आपको ध्यान में रखना है कि इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करता है जो कि रिपोर्ट करता है टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, जिसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं।
तो इस तरह से डेटा कलेक्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट से डेटा आता है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो गया, एंड आपके और एंटिटी से इसका इस तरह से डेटा आता रहता है। उस डेटा को एनालाइज करना, पैटर्न आइडेंटिफाई करना, इसी का काम रहता है। फिर बाकी इन्फोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ ये डेटा शेयर करता है। इसके अलावा एक डेटाबेस बना के रखता है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का, एंड साथ ही साथ एक नेशनल इंटरनेशनल नेटवर्क यहाँ पे उनके साथ मिलकर काम किया जाता है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग काम किया जा पाए। अभी हुआ क्या है, अभी यहाँ पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया और आरबीआई, इन दोनों ने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके माध्यम से पता क्या होगा, आपस में ये डेटा एक्सचेंज करेंगे, ताकि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, उसको अच्छे से इन्फोर्स किया जा पाए। तो इस एमओयू के माध्यम से हमारा जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरबैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करने के अंदर हमें मदद मिलेगी। ठीक है, हम चीज़ें समझ पाएंगे, इंटेलिजेंस शेयर हो पाएगी, एंड उससे हमारे देश की जो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है वो और भी बेहतर हो पाएगी इस एमओयू के माध्यम से। तो ये हो गया एफओयू आईएनडी एंड आरबीआई के बीच में का जो एमओयू था। अगला हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग के रिगार्डिंग। वो तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पर पहले मैं आपको थोड़ा सा सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम? देखो नाम में ही है ना सस्टेनेबल। सस्टेनेबल वर्ड हम जानते हैं कि आप अपना ध्यान रखो, बट साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखो कि आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। उनकी ध्यान का, उनकी नीड्स का आप ध्यान रखते हो, ये होता है सस्टेनेबल। और जब मैंने बात कर दी एग्री फूड सिस्टम की, तो कहीं ना कहीं सर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात होगी। तो बिल्कुल यही बात है, हमें यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, न्यूट्रिशन को इंश्योर करना है, पर फ्यूचर जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट, सोशल या इकोनॉमिक फाउंडेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आप इको फ्रेंडली प्रैक्टिस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप और जो बाकी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उससे सॉइल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी आपकी कंजर्व रहती है, क्रॉप रोटेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, इन सब चीज़ों को जो इको फ्रेंडली चीज़ें ना उनका ध्यान रखोगे। प्लस एट द सेम टाइम किसानों के लिए भी आप प्रॉपर इनकम वगैरह सपोर्ट है वो प्रोवाइड करोगे, किसानों को वो बातचीत करोगे, या एट द सेम टाइम हम ऐसी क्रॉप वैरायटीज बनाएंगे जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिजिलियंट हो। ठीक है, तो ये सब काम अगर हम करेंगे ना, तो इनको हम बोलते हैं आपके सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। इसमें पानी का भी ध्यान रखा जाएगा कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, सॉइल रिटेंशन हो गया, क्लाइमेट रेगुलेशन हो गया, प्रॉपर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, ये सब बातें हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। अब इंडिया ने भी इसके ऊपर काम किया है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। उसके अलावा हमने NICRA, ये रिसर्च पे फोकस करती है, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चर कैसा हो, क्लाइमेट रिजिलियंट, कि क्लाइमेट कैसा भी चेंज हो जाए हमने प्रॉपरली उसने एडॉप्शन किया हुआ है। बाकी सर्कुलर इकोनॉमी का आप इस्तेमाल करें। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि आपकी लीनर इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ बनाई, ठीक है, उसको फेंक दिया एंड बात खत्म। नो, आप उनको यहाँ पे बार बार आप इसको इस्तेमाल करेंगे। रिपेयर, रीयूज, रिड्यूस, ये सब जो चीज़ें हैं, इसको एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट का भी मतलब उस तरह से इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल हम एडवांसमेंट, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, एग्री स्टैक, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस, ये सब क्या कर रहे हैं, ये किसानों की मदद भी कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं सही ढंग में इनपुट्स का इस्तेमाल हो, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिसीजन फार्मिंग का, जो कि हेल्प करेगा आपके खेत को। ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं। बाकी किसानों के वेलफेयर के लिए हम MSP देते हैं, एंड देन देयर आर अदर सच थिंग्स एज वेल। बाकी FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव मॉडल्स, नेचुरल फार्मिंग, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एग्रो फूड सिस्टम का ही यहाँ पे पार्ट है। एंड महिलाओं का भी साथ साथ में एम्पावरमेंट हो रहा है लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसे इनिशिएटिव के माध्यम से। तो इंडिया तो बहुत कुछ कर रहा है। तो इंडिया जब मिला ना ब्रिक्स के देशों के साथ, तो हमने भी उनको यही बोला कि यार हम तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंक्लूसिव, इक्विटेबल के साथ। हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर काम करें एग्रीकल्चर के अंदर। कुछ हमें अच्छी चीज़ें आती हैं, कुछ आपको अच्छी चीज़ें आती हैं, हम सब आपस में मिलकर कहीं ना कहीं ये चीज़ें सीख सकते हैं, एंड इस तरह से सस्टेनेबिलिटी को हम कमिटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो लॉन्च किया ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप, जिसमें लैंड डिग्रेडेशन, डिजर्टिफिकेशन और जो सॉइल फर्टिलिटी कहीं ना कहीं कम हो रही है ना, उसको कैसे हम एक तरह से रोक पाएं, उसके लिए यहाँ पे साथ में मिलकर काम किया जा सकता है। तो फोकस एरियाज की बात करें तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, क्लाइमेट रेजिलियंस वैराइटीज हम डेवलप करना, महिलाओं का और युवाओं का एम्पावरमेंट करना, लाइफ स्टॉक सस्टेनेबिलिटी एंड फिशरीज, ठीक है, लैंड रिस्टोरेशन, इनके ऊपर हमारा फोकस एरिया रहने जा रहा है। प्लस एट द सेम टाइम भारत ने यहाँ पर ना
जो ब्रिक्स के देश थे उनको इनवाइट भी किया। देखो एक तो आप लोग ना वेव्स के बारे में सुना होगा, कई बार हमने प्रीलिम बूस्टर के अंदर डिस्कशन कर लिया है। जो वेव्स 2025 का समिट है वो 1 मई से लेकर 4 मई के बीच में होने जा रहा है, एंड ये होगा मुंबई के अंदर। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये गोवा में नहीं हो रहा, नहीं, अब ये मुंबई में हो रहा है 1 मई से लेकर 4 मई के बीच में, जिसमें आपके गेमिंग, मीडिया टेक्नोलॉजी, ग्लोबल फिल्म्स, ओटीटी, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ हम यहाँ पे शोकेस करेंगे। एंड साथ ही साथ जो आपका वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 होगा, ये कब होगा सर? ये होगा हमारे यहाँ पे सितंबर में, ठीक है। 25 सितंबर से लेके 28 सितंबर 2025 को जो दिल्ली का भारत मंडपम है ना, उसमें यहाँ पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 यहाँ पे होने जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो उसके अंदर भी हमने इन्वाइट किया कि आप उसमें भी आइएगा, ब्रिक्स नेशन को हमने यहाँ पे ये बात बोली, ठीक है। तो ये थी 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पेयर प्रोग्राम के बारे में। देखो आप लोग पेयर समझते हो? पेयर, हाँ सर पेयर समझते हो कि साथ में कैसे जुड़ना है। तो एक्चुअल में ना यहाँ पर रिसर्च के रिगार्डिंग हमने ना एक हब एंड स्पोक मॉडल यहाँ पे अडॉप्ट करने जा रहे हैं। होता पता क्या है इसके अंदर? अब एक बात समझना, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छी एक एंटिटी है, मान लो आईआईटी हो गया या इस तरह से कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अब ये ना कहीं छोटे और इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसके साथ जुड़ेंगे। अब ये जो छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं ना, इनके पास उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है रिसर्च की, पर कहीं न कहीं इस पर्टिकुलर बड़े एंटिटी के साथ मिलकर वो रिसर्च के केस में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। तो दरअसल में ना ये जो बीच में है, ये इसको हम बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल, ठीक है। ये जो पूरा मॉडल है आपके सामने, तो यहाँ पर जो सेंट्रल पार्ट होगा, इसकी ज़िम्मेदारी रहेगी कि बाकियों को ये मेंटरशिप सपोर्ट प्रोवाइड करे। हम चाहते हैं कि ये बाकी भी जो छोटे-छोटे आपके इंस्टीट्यूट्स हैं ना, ये भी चीज़ें सीखें इनसे, ये भी कहीं न कहीं इनके साथ मिलकर काम करें। तो कोलैबोरेशन के माध्यम से हम चाहते हैं कि देश में रिसर्च एक तरह से बढ़े, ठीक है। जो आपके टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज़ बाकियों के साथ शेयर करें, ताकि भारत देश के अंदर रिसर्च की क्वालिटी एक तरह से बेहतर हो पाए, एंड साथ ही साथ उनके अंदर भी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए काम किया जा पाए। ये सारा काम है किसका? आपके पेयर प्रोग्राम का। तो पेयर है क्या सर? इट इज़ अ पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम। इससे इंडिया का हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इकोसिस्टम काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। जो नई आपकी नेसेंट रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको टॉप टियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम करने के अंदर आपको मदद मिलेगी एक तरह से मेंटरशिप मोड के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम एक जो होगा ना, उसमें एक तो हब होगा, एक तो सेंट्रल पार्ट होगा, उसके साथ 3 से लेकर 7 ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो इस तरह से उसके साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो हर जो स्पोक इंस्टीट्यूशन होगा उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो रिसर्च प्रपोजल बेसिक भी हो सकते हैं, अप्लाइड साइंसेज के भी, इंजीनियरिंग के भी, और साइंस, इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेज, इन सब के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम 100 करोड़ की फंडिंग मिलेगी पहले 5 साल के लिए, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि कैसी रिसर्च थीम्स हैं, कितने कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं जो उसके साथ लिंक्ड हैं। तो जो बजट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हब एंड स्पोक को 30-70 रेशियो में यहाँ पे मिलने जा रहा है पेयर प्रोग्राम के अंतर्गत। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF ने यहाँ पे अनाउंस करी है। अब ये क्या है ANRF? देखो ANRF है आपकी, जैसे मैंने बताया, अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब और कुछ नहीं होता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही होता है। इनफैक्ट ना आपने अगर मोदी जी की बात सुनी हो तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं ना, जय जवान जय किसान, ये जो नारा था ना, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इसमें जय विज्ञान को ऐड कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने इसके अंदर जय अनुसंधान यहाँ पे जोड़ दिया है। एंड अनुसंधान का मतलब और कुछ नहीं, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कितना R&D हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ANRF है ना, इसको हमने ANRF एक्ट 2023 के माध्यम से बनाया था, ताकि देश के अंदर हम यहाँ पे R&D कल्चर एक तरह से प्रमोट कर पाएँ। ऐसा यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने रिकमेंड भी किया था, हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ऑपरेशन अटलांटा। देखो पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि ये इंडिया का ऑपरेशन नहीं है। ये ऑपरेशन किसका है? आपके यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स का, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या है ये ऑपरेशन अटलांटा? देखो आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, अगर हम इस रीजन की बात करें तो यहाँ पर ना देखो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं शिपिंग के अंदर, आप लोग जानते भी होंगे। बहुत सारे पायरेसी वाले मतलब या रॉबरी के इंसिडेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, खासकर जो सोमालियन पायरेट्स होते हैं, या फिर इवन जो बाब एल मंदल स्ट्रेट हैं, गल्फ ऑफ ईडन हो गया, रेड सी हो गया, यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज हैं। तो दरअसल में ना यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने 2008 में एक मिशन स्टार्ट किया, एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन अटलांटा, राइट। एंड इसका पर्पस यही था कि हम एक तरह से क्या कर पाएँ,
जो ये पायरेसी आर्म्ड रॉबरी होती है इसको एक तरह से कम कर पाएं। प्लस एट द सेम टाइम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ना बहुत सारा खाना वगैरह प्रोवाइड करता है अलग अलग देशों को, जैसे फॉर एग्जांपल सोमालिया को ही काफी सारा खाना प्रोवाइड करता है। तो उसको जो एड या जो मदद प्रोवाइड करी जा रही है उसको एक तरह से इंश्योर करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, क्रिटिकल शिपिंग लेन्स के अक्रॉस सिक्योरिटी को इन्हेंस करना, ये सारे काम इस ऑपरेशन अटलांटा के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंडियन ओशन में भी काफी ये काम करता है। तो अभी पता क्या हुआ है, ये जो कमांडर है ना ऑपरेशन अटलांटा के, इन्होंने इंडियन नेवी के साथ प्रपोजल दिया है कि इंडियन नेवी के साथ मिलकर वो एक जॉइंट एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट करना चाहते हैं। ऐसा यहाँ पर इसका प्रपोजल था। तो इसी वजह से न्यूज़ में है, तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो 2008 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी को एक तरह से रोक पाएं। वेस्टर्न इंडियन ओशन हो गया, रेड सी वाला रीजन हो गया, मेजरली वहाँ पे ऑपरेट करता है। एंड इसकी अथॉरिटी क्या है, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। एंड इसके हेडक्वार्टर्स आपको स्पेन के अंदर नेवल स्पेस रोटा, स्पेन के अंदर आपको इसके हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज गिंडी नेशनल पार्क के बारे में। देखो एक्चुअली पता क्या हुआ है, इस नेशनल पार्क का एक छोटा सा हिस्सा है पोलो ग्राउंड, ठीक है, वो पोलो ग्राउंड को रिस्टोर किया गया है ताकि ब्लैक बक पॉपुलेशन वहां पे अच्छे से रह पाए। ब्लैक बक मतलब आपके जो काला हिरन होता है, राइट। अब ये जो पर्टिकुलर गिंडी नेशनल पार्क है ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लैक बक, स्पॉटेड डियर, जैकाल्स, पेंगोलिन्स एंड और 130 बर्ड स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती हैं। इसको ग्रीन लंगफा चेन्नई भी कहा जाता है क्योंकि डेफिनेटली अर्बन वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारी जो शुद्ध हवा है वो यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है आपके चेन्नई सिटी को। ब्लैक बक की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि एक एंटीलॉप है, जो काला हिरन की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको इंडिया और नेपाल में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये डायर्नल एनिमल है जो कहीं ना कहीं दिन के समय ज़्यादा एक्टिव होता है। प्लस एट द सेम टाइम जो ग्रासी प्लेन्स हैं वहाँ पर इनहेबिट करता है। थिन फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर कहीं ना कहीं पानी आसान से मिल जाए ना, उस एरिया को यहाँ पर ये इनहेबिट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। IUCN में इसका जो स्टेटस है दैट इज लीस्ट कंसर्न, एंड WPA के अंदर ये शेड्यूल 1 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब आ जाते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। देखो 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था सेनकाकू आइलैंड के बारे में। इसको एक बार पढ़िएगा चारों स्टेटमेंट्स एंड मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका सही आंसर चारों में से क्या होना चाहिए, राइट। एंड कल यानी कि सैटरडे को मैंने आपको जो होमवर्क दिया था ना, उसमें मैंने आपसे 4 रिवर्स के बारे में पूछा था एंड ये पूछा था कि कौन से सी के अंदर ये फ्लो करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना जाम्बेजी रिवर की, तो ये तो अफ्रीका में आपको ये रिवर आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड इस तरह से चलते चलते यहाँ पर ये इंडियन ओशन के अंदर यहाँ पर ये ड्रेन होती है, ये फ्लो करती है। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर जो वोल्गा रिवर है, तो वोल्गा रिवर रशिया में आपको देखने को मिलती है। एंड डेफिनेटली ये जो कैस्पियन सी है जिसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हमने ऑलरेडी डिस्कस करी, वो कैस्पियन सी के अंदर फ्लो करती है। उसके साथ ही अगर हम बात करें ना, जो थेम्स रिवर है, वो थेम्स रिवर इस तरह से लंदन के थ्रू फ्लो होती होती यहाँ पर नॉर्थ सी के अंदर ड्रेन होती है। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ ये मकोंग रिवर की, तो मकोंग रिवर का भी आप जहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, ये जाके आपकी साउथ चाइना सी के अंदर इस तरह से फ्लो करती है। तो अगर आप नोटिस कर पाओगे ना, यहाँ पर आपका जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। वोल्गा कैस्पियन सी आपका जम्बेजी इंडियन ओशन, पर जो थेम्स है वो नॉर्थ सी के अंदर एंड मेकॉन्ग है जो वो साउथ चाइना सी के अंदर फ्लो करती है। इसलिए पहले 2 इनकरेक्ट थे, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, तो ऑप्शन सी 3 एंड 4 ओनली विल बी द राइट आंसर। बात करें अगर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड सैटरडे जो मैंने होमवर्क दिया था, एक था वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में। बिल्कुल ये लोएस्ट टेम्परेचर है जो वेपोरेशन के माध्यम से एट कांस्टेंट प्रेशर आप अचीव कर सकते हो, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इंटरनेशनल वीकेंड लाइन्स की बात करें तो यहाँ पर भी सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई हैं। दाऊदी बोरा कम्युनिटी की बात करें तो सुन्नी मुस्लिम ग्रुप नहीं है बल्कि एक शिया मुस्लिम ग्रुप आपको देखने को मिलता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।